हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स के थर्ड यूनिट के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड दिस वन विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया है। एक प्रोटॉन जिस पे चार्ज q है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे। हमने उस पर फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो Q, V, B तीनों दिए हुए हैं, चौथा एंगल भी दिया हुआ है। तो फोर्स का फार्मूला क्या था मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वैल्यूज पुट करेंगे सभी की, तो कैलकुलेट करके हमारे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन किससे पता करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन किस दिशा में आ जाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, इस दिशा में। सो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी मींस बी, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू कोज 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस वन गिवन m एंड e। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है। उसकी काइनेटिक एनर्जी 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट है? एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है उसकी एनर्जी। तो हमने पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो हम डाटा लिखते हैं। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है। आर रेडियस की वैल्यू 0.05 मीटर है सर्कल में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी से सोल्व करते हैं मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी mv²। तो mv² इसके इक्वल आ गया। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जाउल में पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दी 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल। ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दी और m से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर क्या बन गया? m² v²। अब mb की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडरूड ऑफ दिस वैल्यू, ये सारी वैल्यू का अंडरूड m इंटू वी की वैल्यू आ गई। तो हमें पता है b इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? mb/r। क्या हुआ? ये कहाँ से आया रिलेशन? ये रिलेशन कहाँ से आया? हमने मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर दिया। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो उसको हमने इक्वेट कर दिया मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mb²r। और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है? क्यू वी बी। वहाँ से हमें इक्वेट करके आ गया b इज इक्वल टू दी mb/r³। अब हमने यहाँ पर mb की वैल्यू जो हमने ऊपर सोल्व की है वो पुट कर दी, rq की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू भी भर दी और q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू भी पुट कर दी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर मास की वैल्यू भी पुट की। मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया गया था। तो इसको सारे को सोल्व करने के बाद 10⁻⁴ अलग निकाल लेना, बाकी सभी को सोल्व करना कैलकुलेटर से, और खुद आप पूरी सोल्वेशन करेंगे तो आपको एंड में इसका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर ये मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, horizontal wire 0.1 meter long carries a current of 5 ampere. Find the magnitude of magnetic field which can support the weight of wire. तो एक वायर है जिसकी लेंथ 0.1 मीटर है, करंट उसमें से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो उसका जो वेट है, मास ऑफ द गिवन वायर इज 3 × 10⁻³ kg/मीटर है। 3 × 10⁻³ है उसका kg/मीटर में मास दिया गया है। तो मास को, इस वेट को सपोर्ट करने के लिए हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड कैसे सपोर्ट करेगी उसकी वेट को? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं उस पर एक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स लगती है। अगर वो फोर्स बॉडी के वेट को बैलेंस कर दे देन इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है किसको? वेट ऑफ द बॉडी को। दैट मीन्स हमने मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स को किसके इक्वल करना है? वेट ऑफ द वायर के इक्वल। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। BIL मैग्नेटिक फोर्स थी जो लगती होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने इक्वल कर दिया वेट के। तो B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? mg/IL। mg/IL। तो mg/IL B की वैल्यू आ गई। तो m/L मास पर यूनिट लेंथ, ये हमें दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ, g/I
मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8 और आई की वैल्यू 5 एम्पियर। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, प्रोटॉन पी travels at this one velocity parallel to the wire 0.3 from it and in a direction opposite to the current as shown in figure. Calculate the force which the magnetic field due to current carrying wire exerts on the proton, also give its direction. तो पूरी तरह समझिए क्या स्टेटमेंट है। हमारे पास ना एक ए बी वायर है जो कि स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, उसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उस वायर के नज़दीक एक पी पॉइंट पे प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट बट पैरेलल है बट ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट के मूव कर रहा है। तो उस पर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा करी? इस वायर ने। इस वायर के राउंड, एक करंट कैरिंग वायर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है ना, उसमें ये पड़ा है मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है 90 डिग्री पे मूव कर रहा होता है तो उस पर क्या लगती है? मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स। तो हमने वही कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। μ0/4π2I/r होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जिसकी लेंथ लॉन्ग हो, इनफाइनाइट हो, उसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, वेयर आर इज़ द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट कैरिंग वायर। तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻7, बाकी वैल्यूज़ पुट करके हमने ये निकाली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अब Q की वैल्यू क्या है? प्रोटॉन का चार्ज पता है, वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द इनवर्ड डायरेक्शन है। ये हम कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जब हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारी रोटेशन ऑफ फिंगर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन ऑफ फिंगर्स क्या कहती है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज in the inward direction perpendicular to the plane of paper and in inward direction है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फार्मूला हमने QVB साइन, तो इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो QVB साइन थीटा में हम थीटा की वैल्यू कितनी भरेंगे? 90 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमने पुट करके यहाँ से फोर्स कैलकुलेट की। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है, ये कैसे निकलेगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता लगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द राइट साइड एंड अवे फ्रॉम दिस वायर। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। देन नेक्स्ट, स्क्वायर शेप्ड लूप ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर carrying a current of 0.2 ampere in the clockwise direction is placed at a distance of 10 cm from a infinitely long wire carrying a current of 1 ampere as shown in figure. Calculate the resultant magnitude, magnetic force and torque if any acting on the loop. एक लूप है हमारे पास ABCD जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर। इस लूप में 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये किसी करंट कैरिंग वायर के नज़दीक पड़ी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये 10 सेंटीमीटर दूरी हमें दी गई थी डायग्राम में, डायग्राम बनी हुई है इस पेपर, जब ये पेपर में आया था ना क्वेश्चन तो उसमें डायग्राम बनी हुई थी। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये कॉइल पड़ी है हमारी, स्क्वायर लूप जो है, स्क्वायर शेप्ड लूप। तो उस पर हमने फोर्स पता करनी है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, और टॉर्क अगर लग रही है तो वो पता करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इस करंट कैरिंग लूप के नज़दीक क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी चारों साइड्स पे AB, BC, CD एंड DA पे चारों साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। चारों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इधर वाली साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B1 और उधर वाली को B2 मान लिया। ऊपर वाली को भी B, नीचे वाली को भी B क्यों माना, सेम क्यों माना? बिकॉज दीज टू पॉइंट्स एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, बट ये जो AD और BC हैं ये अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट ली है दोनों पॉइंट्स पे। तो अब हमने क्या किया? फोर्स ऑन आर्म AD इज़ F1 अज्यूम कर लिया, अभी डायरेक्शन तो देखेंगे। फोर्स ऑन आर्म BC इज़ F2 मान ली, और फोर्स ऑन आर्म AB इज़ F एंड फोर्स ऑन आर्म CD इज़ F। तो जब हम यहाँ पर AB आर्म पे
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमें पता चला ये जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये कैसे पता चलता है? करंट की दिशा में हम करेंगे अपनी मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में करेंगे अपनी फोर फिंगर लेफ्ट हैंड की, एंड थंब की डायरेक्शन में क्या होगी? फोर्स होगी। तो सिमिलरली आपने नीचे भी ऐसे ही पता किया, वहाँ पर फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल भी होगी। क्यों इक्वल होगी? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू दी बी इंटू आई इंटू एल। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट भी दोनों में सेम ही फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर, और दोनों की स्क्वायर शेप होने की वजह से लेंथ भी सेम है ए बी एंड सी डी की, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी? बैलेंस, कैंसिल कर देंगी। अब हम बात करेंगे F1 एंड F2 की। अब ये F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो तो हमें पता चलेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो अभी मैंने पीछे बता के चुका हूँ, तो उससे ही पता चलेगी। अब इनका मैग्नीट्यूड पता करना है F1 एंड F2 का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें AD आर्म और BC आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो पता करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं B1 की, AD आर्म के लिए, AD आर्म के लिए B1 इज म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन R1। इसको हमने म्यू नॉट 4 पाई को 10⁻⁻⁷ 2 इंटू I1 कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें? I1 ये वाला करंट है 1 एम्पियर पुट किया। R1 की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो ये सोल्व करके इतना आ गया। देन नेक्स्ट हमने B2 सिमिलरली फाइंड आउट किया, वहाँ पर हमने R2 डिस्टेंस ज्यूम की, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.15, उसको पुट किया तो हमने सोल्व करके ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट BC पोर्शन। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं F1 एंड F2, फोर्स ऑन आर्म AD एंड फोर्स ऑन आर्म BC। तो AD पे जो फोर्स है F1 वो कैसे निकलेगी? B F1 इज इक्वल टू दी BIL, B इंटू मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पड़ा है करंट कितना है, इंटू लेंथ ऑफ दैट साइड, इंटू साइन थीटा होता है, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन दी, साइन थीटा एंगल होता है किस किस में? साइन थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड में एंड करंट की डायरेक्शन में, तो वो तो 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। दैट मीन्स IL वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 90, तो साइन 90 कितना हो गया? 1, तो BIL सिंपली यूज़ करेंगे। सो फोर्स ऑन आर्म जो है हमारी AD, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू AD इंटू साइन 90, दैट इज़ 1। करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट की जो ऊपर निकाली थी B1 की वैल्यू। करंट की वैल्यू हमें पता है कि उसमें लूप में कितना करंट है? 0.2 एम्पियर। AD की लेंथ हमें पता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 0.05 मीटर। इसको सोल्व कर लिया, ये लेफ्ट साइड को आ गई, ऑन लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड किससे पता चला हमें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। सिमिलरली हमने F2 भी निकाली, F2 को निकालने के लिए B2I2 इंटू BC लेंथ ली, इसको भी सोल्व किया, ये राइट साइड को आ गई। इसकी डायरेक्शन किससे पता चली? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन है? ऊपर वाली। तो इधर को क्या निकलेगा? लेफ्ट साइड को ही क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? लेफ्ट साइड को रिजल्टेंट निकलेगा F1 माइनस F2, बड़ी से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो नेट हमारी जो फोर्स है वो 6.67 इंटू 10⁻⁹ ऑन लेफ्ट साइड आ गई है न्यूटन में। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही है। टॉर्क कब लगती है? जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तभी टॉर्क लगती है। यहाँ पर तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है दोनों फोर्सेस का, ऑपोजिट फोर्सेस हैं एक दूसरे के, अनइक्वल हैं, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, तो नो टॉर्क, कोई भी टॉर्क इस पर नहीं लगेगी। अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता फिर ही लगनी थी टॉर्क, तो नो टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, resistance of 900 ohm is connected in series with the galvanometer of resistance 100 ohm. Potential difference of 1 volt produces a deflection of 100 divisions in the galvanometer. galvanometer पे 100 छोटी छोटी divisions हैं, 1 वोल्ट लगाने से ही उसकी 100 डिवीजन फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाती है। प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन 100 डिवीजन की 1 वोल्ट लगाने से। और गैल्वेनोमीटर को बनाया कैसे गया है? 100 ओम के साथ 900 ओम को लगा के, जोड़ के, सीरीज में जोड़ के। फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। अब ये फिगर ऑफ मेरिट क्या है गैल्वेनोमीटर की? फिगर ऑफ मेरिट की सिंपली अगर बोले तो क्या होती है, कितने करंट पे एक डिवीज़न चली जाती है इसकी निडल, एक डिवीज़न रीडिंग शो कर देती है कितने करंट पे, करंट पर यूनिट डिवीज़न, करंट पर यूनिट डिवीज़न, कितने करंट पे यूनिट डिवीज़न आ जाती है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की 100 यूनिट डिवीजन्स हैं और टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है IG करंट, दैट इज़ 100 एम्पियर पे मान लीजिए, वैसे हमने ज्यूम कर रहे हैं, तो इसका फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर पर डिवीज़न।
तो हमने टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की देख ली, 1000 ओम हो गई। वोल्टेज कितनी, 1 वोल्ट पे पूरी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करता था, तो इसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसको हमने सोल्व कर लिया, 10⁻³ एम्पियर आ गई इसकी IG। तो फिगर ऑफ मेरिट K निकालनी है। अब हमने K क्या होती है, IG अपॉन N। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे आती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स 100। तो 100 से डिवाइड किया, ये आ गई 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीज़न। तो नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। मीटर 4 मिली एम्पियर पे ही पूरी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है 15 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। तो हमने फाइंड आउट करनी है कि इसको हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट करें जो 6 एम्पियर तक नाप ले। हमारा गैल्वेनोमीटर तो 4 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, हमने 6 एम्पियर तक मेजर करने वाला बनाना है। तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं उसके साथ, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस। तो हमने कैलकुलेट करनी है कि पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कितनी ऐड करें। दोनों की क्या इक्वेट करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों का इक्वेट कर दिया। I-IG इंटू एस, ऊपर में से करंट कितना गुजर रहा है, I-IG। टोटल करंट I का IG भाग इसमें से गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, IG इंटू जी, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस गैल्वेनोमीटर है और ऊपर शंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली S की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो कैलकुलेट करके कितनी आ गई, 10⁻⁻² ओम। दैट मीन्स अगर अब हम इतनी रेजिस्टेंस 10⁻⁻² ओम इस गिवन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच कर दें तो उसकी कैपेसिटी 4 मिली एम्पियर से कितनी हो जाएगी, 6 एम्पियर। देन नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर ऑफ 80 ओम, खुद की रेजिस्टेंस है उसकी, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ दिस वन 14 to 10⁻⁻4 एम्पियर, 14 to 10⁻⁻4 एम्पियर। तो 4 मिली एम्पियर ही हो गया ये। तो हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0.5 एम्पियर। तो इसको आप 0.5 वोल्ट का वोल्ट मीटर कैसे बना पाएंगे, इससे 0.5 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है हमने। गैल्वेनोमीटर 4 मिली एम्पियर वाला ही है, 14 to 10⁻⁻4 वाला ही है। तो हम इससे जो है वो वोल्ट मीटर 0.5 एम्पियर का कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगानी होती है। तो वो हाई रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी है। IG इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, लगेगा ये कैसे, पैरेलल में सर्किट के, किसी सर्किट के पैरेलल में लगेगा, बल्ब के या किसी सर्किट में पैरेलल में लगता है। तो IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस G+R इज इक्वल टू दी वोल्टेज टू बी मेजर्ड। वोल्टेज जो हमने मेज़र करनी है उसके इक्वल होगी IG इंटू R+G, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। तो R इज इक्वल टू दी V/IG माइनस जी, R इज इक्वल टू दी V/IG माइनस जी, V/IG माइनस जी आ गई R। तो V कितनी है हमारे पास 0.5 वोल्ट एंड IG कितनी है 14 to 10⁻⁻4, 14 to 10⁻⁻4 माइनस जी, बड़ी जी कितनी है 80, जो बड़ी जी कितनी है 80 ओम। 0.5 अपॉन 14 to 10⁻⁻4 माइनस 80। तो ये 40 हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻4 अपॉन 40 माइनस 80। तो 5 इंटू 10⁻4 अपॉन 40 अपॉन 10 माइनस 80। 50 इंटू 10⁻3 40 इंटू 10 माइनस 80। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5/4 1.25 इंटू 10⁻2 माइनस 80। तो 125 माइनस 80 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 ओम। 45 ओम हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद दी गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम 45 ओम रेजिस्टेंस जो ऐड करेंगे उससे हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर ऑफ दी रिक्वायर्ड रेंज। तो वोल्ट मीटर बन गया हमारा 0.5 वोल्ट का, गैल्वेनोमीटर के साथ 45 ओम रेजिस्टेंस अटैच करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।